नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। सीएम धामी देहरादून पहुंचे और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उन्होंने शुभारंभ किया। इस एक्सपो में 58 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसका शुभारंभ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए उत्तराखंड अब तैयार हो चुका है। 4 दिवसीय ये आयोजन है, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक से देहरादून के परेड मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों से 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें, देश भर से 6,500 प्रतिनिधि इसमें भागीदारी के लिए सहमति भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस एक्सपो का शुभारंभ करते हुए नजर आए। दीप प्रज्वलित किया उन्होंने। उनके साथ तमाम दिग्गज मंत्री भी मौजूद रहे। इस एक्सपो को लेकर लोगों में उत्साह है। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का जो शुभारंभ सीएम धामी ने किया है, तो 4 दिवसीय ये आयोजन होगा, जिसमें 58 देशों से 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो आयुर्वेद की भूमि रही है उत्तराखंड की धरती, और आज 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ किया गया। तो सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया है। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने साथ ये भी कहा कि उत्तराखंड की धरती प्राचीन काल से आयुर्वेद की पटल पर सबसे ज्यादा अच्छी भूमिका निभाती है। तो ऋषि मुनियों और मनीषियों ने इस दिशा में व्यापक शोध किया है, और ऐसे में आज इस आयोजन का, इस एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। कई देशों के डेलीगेट्स इस आयोजन में शामिल होंगे। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। कि ब्रह्मांड में सृष्टि रूपी देवव्रत तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बने, इस दिशा में धामी सरकार लगातार काम कर रही है। आयुर्वेद को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मांगल गीत। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आज शुभारंभ हुआ है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होने वाला है। 12 दिसंबर से, यानी कि आज से देहरादून के परेड मैदान में इसका आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। इस आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश भर से 6,000 से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करने आएंगे। एक्सपो को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली जा चुकी है, और आज इस एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। सीएम धामी ने इस आयोजन का शुभारंभ किया है। देहरादून में आयोजित होने वाले 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो पर वैश्विक स्तर पर चिंतन, मंथन और विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस तरीके से आयुर्वेद की विज्ञान को और आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चिंतन करते हुए दिग्गज लोग नजर आएंगे। सरकार के मुताबिक इससे निकलने वाले अमृत आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को जगाने का काम किया जाएगा इस आयोजन के जरिए। और ऐसे में आज 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हो गया है।
10वीं साथियों विश्व का आयुर्वेद साथ कांग्रेस और उत्तराखंड के इस परम- एक्सपो का आज आयोजन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्योंकि आज 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ है, इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अहम जानकारी? ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा गर्व का दिन है, बड़ा विजय का दिन है जब राज्य को बड़ी मेजबानी यहाँ पर मिली है। 10वें वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है जो 2024 है, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य समय कर रहा है। ये एक्सपो की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। आप एक्सपो का गेट है जहाँ से सभी डेलीगेशन या जो इस समय कांग्रेस में भी पदभार करने यहाँ पर आए हुए वो सभी लोग इसमें जा रहे हैं। भारत के अथवा 30 सभी ऐसे देश हैं, यानी 30 वर्ल्ड के देशों के जो आयुर्वेदा के जानकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य मंत्री जो अमित है वो बैठे हुए हैं। राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मंच पर बैठे हुए हैं और इस समय मंच को साझा करने का किया जा रहा है कि आयुर्वेदा के क्या कुछ फायदे हैं, किस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं और कैसे राज्यों में इन नीतियों को पसंद काम सफल किया जा रहा है, उन सब चीजों को बताने का काम यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्सपो का शुरुआत यहाँ पर करी है। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई। कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक्सपो का समय है, इसमें और प्रतिभागिता यहाँ पर बढ़ती शुरू हो जाएगी। 30 बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या फिर दूसरे के देश, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, वो सभी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने जो आयुर्वेदा के क्षेत्र में उनके सबसे काम किए गए उसको बताने का सबसे यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ी कंपनियां, चाहे वो पतंजलि का हो, रावत का हो या फिर दूसरी जो पतंजलि जो आयुर्वेद क्षेत्र में काम करते हैं, जिसके प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं, इनका एक एक्सपो यहाँ पर रखा गया है जिससे लोग इस एक्सपो में जाकर चीजों की जानकारी कर सकते हैं, उन चीजों के जो फायदे हैं उन चीजों को जान सकते हैं और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य में जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो काम होने हैं, जिसको लेकर सरकार ने बहुत सारी तैयारी यहाँ पर करी है, रणनीति अपनी यहाँ पर बनाई है और इन्वेस्टर समिट के दौरान भी आयुष के क्षेत्र में काम करने के लिए जो बाहर राज्यों की जो कंपनी थी उनको यहाँ पर आमंत्रित भी किया गया था। उनके तरफ से जो काम यहाँ पर होना है उसका असर में देखने को मिलेगा और उत्तराखंड राज्य पर्यटन के साथ साथ अब आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत हो चुकी है। आगे में आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़े, इसका असर विश्व पर होगा, इसके बारे में सीएम धामी बात करते हुए नजर आए और सरकार भी इसके लिए ही काम करती हुई नजर आ रही है। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा, 58 देशों के 300 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन 3 दिवसीय सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तराखंड को एक बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। उत्तराखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान विश्व के पटल पर बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर उत्तराखंड को मेजबानी मिली है तो उत्तराखंड की मेजबानी के पीछे सीधा असर कहा जा सकता है कि सरकार जिस प्रकार से बेहतर काम यहाँ पर कर रही है उसको देखते हुए ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है और लगातार कोशिश यही है राज्य सरकार की कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर काम यहाँ पर किया जा सके, उत्तराखंड राज्य को आयुर्वेद के क्षेत्र में नई पहचान यहाँ पर दिलाई जा सके। तो और इस कांग्रेस का सीधा असर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही है खासतौर इस दिशा में वो धरातल पर उतरेगी और उसका लाभ आम जनता को भी मिलना शुरू हो पाएगा। और अभी तक उत्तराखंड को देवभूमि या पर्यटन के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी उत्तराखंड की एक अपनी विशिष्ट पहचान यहाँ पर बनेगी और ये कह सकते हैं कि जब इस एक्सपो के माध्यम से जनता जागरूक होगी तो फिर जो यहाँ की जो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं उनको समझने में भी जनता कारगर साबित होगी और उन चीजों का महत्व भी जनता यहाँ पर जानेगी। तो ये कह सकते हैं कि सकारात्मक चीजें यहाँ पर होती नजर आ रही है और इन सब का श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है, जिनके शासन में कह सकते हैं कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाने का काम यहाँ पर करा और उनको धरातल पर उतारने का काम प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि 10वीं विश्व आयुर्वेद और आरोग्य का ये एक्सपो का इस आयोजन किया गया है। 9 बार इससे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। इस बार इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है और साथ ही साथ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार आगे बढ़े, इसके लिए सरकार क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, प्रचार प्रसार के लिए सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक बाकायदा यहाँ पर रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया गया है। खासतौर पर जो सरकार की जाहिर की गई मैकेंजी कंपनी है उनकी तरफ से आयुर्वेद को लेकर एक बड़ी चीज खास रणनीति तैयार करने का
यहाँ पर किया जा रहा है। जिला प्रशासनों के माध्यम से ये कह सकते हैं कि अपने अपने जनपदों में जो आयुर्वेद के जो खासी जो उपलब्धियां हैं, कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है, उनको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहा है। उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि इस रूप में कही जा सकती है कि उत्तराखंड सरकार के कई ऐसे ब्रांड, ये कह सकते हैं राज्य के कई ऐसे उत्पाद जिनको GSI यहाँ पर मिल चुका है और उनकी अपनी एक पहचान यहाँ पर हो चुकी है और उनके जो ब्रांडिंग है उस ब्रांडिंग को करने का काम सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अब तक ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ जो जनपद थे, जहाँ पर आयुर्वेद की सबसे ज्यादा चीजें वहाँ पर मिलती है, चाहे जड़ी बूटियों से संबंधित हो या दवाओं से संबंधित चीजें हो, उसको लेकर अभी तक जनता जागरूक नहीं थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है जिससे जनता भी जागरूक हो रही है और प्रशासन को भी लाभ उनका मिलने लगा है, क्योंकि सरकार की जो रणनीति है उसका लाभ खासतौर पर किसान, छोटे छोटे जो किसान है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयास सरकार का यही है और उस प्रयास के सकारात्मक परिणाम आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए तमाम रणनीति तैयार की गई है और इसका फायदा सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि विश्व को भी होगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस के आला अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। 5 IPS अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। IG गढ़वाल बनाए गए हैं। राजीव स्वरूप IPS V, मुरुगेशन को ADG LO बनाया गया है। IPS AP अंशुमन को ADG CCTNS और दूरसंचार बनाया गया है। IPS करण सिंह को IG अधिसूचना मुख्यालय बनाया गया है। वहीं खबरों में बढ़ते आगे, CM धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड आवास नीति पर मुहर लगी है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उससे 2 गुनी वसूली की जाएगी। साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। तो धामी कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आप देखिए। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का फैसला लिया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों के परफॉर्मेंस पर मिलेगा इंक्रीमेंट। सरकारी विभाग में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। धामी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। 2400 से 300 हजार रुपए दिया जाएगा भत्ता। साथ ही साथ सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। खेल विश्वविद्यालय पर यह फैसला लिया गया है। धामी कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए। पशुपालन विभाग के तहत गौ बनेंगे सदन। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फैसले पर मंजूरी मिली है। साथ ही साथ पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। धामी कैबिनेट में ये तमाम फैसले लिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के नियमावली पर भी चर्चा की गई। उच्च शिक्षा विभाग में भी छात्रों को भारत दर्शन पर मंजूरी मिली है। इसके तहत फैकल्टी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। धामी कैबिनेट में ये तमाम फैसले लिए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम को मिलेंगी बसें। तो राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% की सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकायवार आरक्षण तय कर सकती है। अंदर की खबर यह है कि सरकार जल्द आरक्षण का स्वरूप जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने जा रही है। यानी सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। जी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अंदर की खबर यह है कि प्रदेश में आबादी के आधार पर आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 11 नगर निगमों में 2 मेयर के पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। साथ ही 45 नगर पालिकाओं में से 13 और
46 नगर पंचायतों में से 15 अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। यानी 2 नगर निगम में मेयर, 13 पालिकाओं और 15 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर समझे तो अध्यादेश को मंजूरी के साथ ही सारी बंदिशें अब खत्म हो गई हैं। वैसे तो मौजूदा वक्त में लागू आरक्षण की 14% की सीमा है। चलिए अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। दरअसल निकाय के वार्ड आरक्षण जिला अधिकारी तय करेंगे। मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों का आरक्षण निर्देशालय स्तर पर तय किया जाएगा। आरक्षण तय होने के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। फिर इसके बाद आपत्तियों के आधार पर आरक्षण में संशोधन किया जा सकता है। वहीं नगर निकाय के चुनाव से जुड़े अध्यादेश को राज्य भवन की मंजूरी मिलने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों चुनावी वर्जिश शुरू कर चुके हैं। देखिए, सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नगर निकाय चुनाव को लेकर के पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज राजभवन के द्वारा जो सरकार के द्वारा आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया था, उसको राज्यपाल जी की शायद स्वीकृति मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से जल्द ही प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे। राजभवन से जो अध्यादेश को मंजूरी मिली है, वो मंजूरी तो मिलनी थी क्योंकि सरकार ने 1 साल से चुनाव को लटका के रखा। अगर सरकार चाहती तो 1 साल पहले इसमें जैसे प्रवर समिति का गठन किया था और ये जो प्रस्ताव राजभवन को भेजा था, विधेयक को हरी झंडी राजभवन से अब मिली है, तो सरकार की उदासीनता है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था। पूरे प्रदेश के लोग, जनमानस आज त्रस्त है। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जिसको कि हम कहें कि सरकार ने ये काम किया है, और इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिनको भाजपा की हम उपलब्धि बता सके। कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भले ही जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन आरक्षण भी हार और जीत दोनों ही तय कर देता है। अब जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव की सियासी गर्मी भी बढ़ना तय हो चुकी है। अब एक कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। विशेषज्ञों की कमी चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा है कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञों की तैनाती हुई है और 53% पद खाली है, जिस पर हम लगातार कवायद चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए NHM द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संविदा पर विशेषज्ञों के लिए महीने के पहले और चौथे चरण का इंटरव्यू मंगलवार को है। हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। MBBS तो हमारे को मिल जाते हैं, पर यार हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी, और 53% हमारे जो हैं अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं। जैसे NHM के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके और यूकोट वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी, हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है, उसमें हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर प्रयास कर रहे हो, लेकिन वही देखिएगा कि डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञों की कमी लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि हम DG हेल्थ की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि अभी तक देखा जाए तो 47% ही विशेषज्ञ उनके पास हैं और 53% जो विशेषज्ञों की कमी है उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि लगातार इंटरव्यू भी चल रहे हैं। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी
लगातार देखने को मिल रही है। और लगातार हम देखते हैं कि जो डॉक्टरों की कमी है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास भी करते रहते हैं कि डॉक्टरों की भर्ती समय समय पर निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमी डॉक्टरों की है वो देखने को मिलती है। लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयासरत है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना होता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए तमाम डॉक्टरों की भर्ती निकाली जा रही है और तमाम जो हॉस्पिटल है उनकी व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विशेषज्ञों की कमी है वो देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में पहुंचती है उनको वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको जो समस्याएं हैं उससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन वहीं धन सिंह रावत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर पहाड़ चढ़ने में आनाकानी करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो पहाड़ चढ़ने में कुछ आनाकानी करते हैं, यानी कि पहाड़ जाने से कतराते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।